एसएससी में जो है 60 to 70% जो क्वेश्चन रहता है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है। तो यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद लूसेंट बुक को शुरू करें। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है, तुजु दर्रा और अराकान योमा ये कहाँ है? म्यांमार में है। ये तुजु दर्रा म्यांमार में है और अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार में है। तो म्यांमार में क्या क्या है? तुजु दर्रा और अराकान योमा। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा साल्टोरो कटक में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो याद रखिएगा ये साल्टोरो कटक में है। और नारमंडी बीच जो है वो कहाँ? जैसे आप जानते होंगे कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मैरीना बीच है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। उसी तरह से नारमंडी बीच है, नारमंडी बीच कहाँ है? तो याद रखिएगा फ्रांस में है। नारमंडी बीच कहाँ है? तो फ्रांस में है। ये माउंट ब्लांक का आप नाम सुने होंगे। माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला में है। माउंट ब्लांक कहाँ है? तो याद रखिएगा आल्प्स पर्वत श्रृंखला में है माउंट ब्लांक। और पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और इस पर जो अधिकार था वो था किनका? तो पुर्तगालियों का अधिकार था पूर्वी तिमोर पर। पूर्वी तिमोर पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का अधिकार था। और ये पूर्वी तिमोर जो है वो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में आता है। ये पूर्वी तिमोर किस द्वीप समूह में आता है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह में आता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो कांगो नदी। वहीं पर चीन में वांगहो नदी को येलो नदी कहा जाता है। चीन में वांगहो नदी को येलो नदी कहा जाता है। और यांगत्से नदी जो है वो भी चीन में ही है, जिस पर 3 गार्जेज डैम बना हुआ है। अमेरिका में एक बांध है ग्रैंड कैनियन बांध। अमेरिका में क्या है? ग्रैंड कैनियन बांध। ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कोलोरेडो नदी पर है। किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है। कौन सा बांध? ग्रैंड कैनियन बांध। नदी जो तरणावस्था में होता है ना वो महाखड्ड या फिर गॉर्ज का निर्माण करता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। तरणावस्था में नदी जो है ना वो महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण करता है। मरुस्थल में जो नदी जो का प्रवाह जो होता है वो आंतरिक प्रवाह होता है। याद रखिएगा मरुस्थल में जो नदियों का प्रवाह होता है वो आंतरिक प्रवाह होता है। एक बांध है करीबा बांध। करीबा बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। और इसी जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। और यदि हम बात करें विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? तो जाम्बिया। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? तो जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाके। देखिए विक्टोरिया से संबंधित जब सवाल आपके सामने आता है तो इसमें अलग अलग चीज़ें जोड़ करके अलग अलग जगह उसका पड़ जाता है। जैसे विक्टोरिया जलप्रपात तो जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया झील बोलेंगे तो इससे नील नदी निकलती है। विक्टोरिया मरुस्थल बोलेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया अगर राजधानी की बात करेंगे तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। वहीं पर विक्टोरिया मेमोरियल बोलेंगे तो वो कोलकाता में है। तो विक्टोरिया में एक शब्द लग जाए तो बस उसका जो है मीनिंग कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर से बार देख लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया राजधानी है किसका? तो सेशेल्स का है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में है। याद रखें इन चीज़ों को। अगला है बैंकॉक। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा चाओ फ्रेया। कहाँ राजधानी है बैंकॉक की? तो चाओ फ्रेया। संघाई, संघाई किस नदी पर है? तो हांगपू नदी पर है। संघाई किस नदी पर है? तो
हंगपू नदी पर है। वहीं पर ड्रेसडेन जो है वो एल्बे नदी पर है। ड्रेसडेन जो है वो एल्बे नदी पर है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में, और ये मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये मॉन्ट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर है। रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पर है। रॉटरडैम किस नदी पर है? तो राइन नदी पर है। वहीं वॉशिंगटन की बात करेंगे तो वॉशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी पर है। वॉशिंगटन किस नदी पर है? तो पोटोमैक नदी पर है। और अभी तुरंत हमने देखा था विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाया जाता है। वहीं पर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर मॉरिस जनजाति पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में मॉरिस जनजाति पाया जाता है। मंगोलायड जो बोलते हैं, जो कि हमारे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिलते हैं, इनकी जो एक खासियत होती है, ये तो पहली बात चीन से आए हुए हैं या फिर म्यांमार से आए हुए हैं। इसकी जो एक खासियत है कि इनकी आँखें तिरछी होती है। अब अगर आप दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे, कोलंबिया और वेनेजुएला इसके घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोज बोलते हैं। किसके? कोलंबिया और वेनेजुएला के घास के मैदान को। वहीं पर श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना बोलते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना बोलते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पार्कलैंड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पार्कलैंड बोलते हैं। मसाई जो है वो कहाँ पर है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे, युगांडा है, तंजानिया है और फिर केन्या है, तो यहीं पर है आपका मसाई जनजाति जो है वो कहाँ रहता है? तो वो है केन्या में। इन तीनों जगह फैला हुआ है मसाई जनजाति। कहाँ कहाँ? केन्या, तंजानिया और फिर युगांडा। स्टेपी, अगर हम बात करें, यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी बोला जाता है और इसमें पेड़ नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है स्टेपी घास के मैदान में। खुसरो गार्डन कहाँ है? याद रखिएगा, लखनऊ में है। खुसरो गार्डन कहाँ है? तो लखनऊ में है। ये जो आप खुसरो गार्डन देखते हैं वो कहाँ है? तो लखनऊ में है। कैंपोस, ब्राज़ील जो आप देखते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को बोलते हैं कैंपोस। क्या बोलते हैं? कैंपोस बोलते हैं। किसको? ब्राज़ील के घास के मैदान को। वहीं पर खुसरो गार्डन जो है वो कहाँ है? लखनऊ में है। वहीं पर ईडन गार्डन की बात करें तो वो कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1864 में होती है। नीरी यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो नागपुर में है। अब देखिए, नामदफा अभयारण्य और दूसरा है दीफू दर्रा, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? नाम बताओ नहीं तो दफ़ा हो जाओ। नाम बताओ नहीं तो दफ़ा हो जाओ। ये कौन बोलेगा? अरुणाचल प्रदेश बोलेगा। चीन से आए हुए लोगों को ये बोलेगा कि नाम बताओ नहीं तो दफ़ा हो जाओ। तो नाम से हो जाएगा नाम दफ़ा और दफ़ा से हो जाएगा दीफू दर्रा। ये जो आप मुदुमलाई रिजर्व देख रहे हैं, मुदुमलाई बायो रिजर्व, तो ये जो है आपको नीलगिरी में मिलता है। और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो है कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। तो ये जो मुदुमलाई बायो रिजर्व जो है वो भी तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, मुदुमलाई बायो रिजर्व। आगे यदि हम लोग देखें कि भारत का पहला जो बायो रिजर्व था, भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है।
भारत का पहला जो बायो रिजर्व है वो कौन सा है? नीलगिरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। भारत का पहला जो बायो रिजर्व है वो कौन सा है? नीलगिरी है, जो कि 1986 में इसकी स्थापना होती है। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ है ये माधव नेशनल पार्क? ग्वालियर में है। और इसी माधव नेशनल पार्क को शिवपुरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसी माधव नेशनल पार्क को शिवपुरी नेशनल पार्क कहा जाता है। और ये जो माधव नेशनल पार्क है ये तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है माधव नेशनल पार्क या फिर शिवपुरी नेशनल पार्क। अगर हम लोग भारतीय वनस्पति उद्यान की बात करें, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के ही शिवपुर में है। पंचमढ़ी, पंचगनी, पंचमढ़ी से याद रखिएगा, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है और पंचगनी ये आपका महाराष्ट्र में है। मुकुर्थी, एक मुकुर्थी अभयारण्य है, वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। मुकुर्थी अभयारण्य ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। टीक, टीक जो वन पाया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टीक का है। और टीक जो है मध्य भारत में मिलता है। टीक जो है वो मध्य भारत में पाया जाता है। और ये किस तरह का वन है? तो भारत में यदि हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन ही है। और पर्णपाती वन भी दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर जो हम लोग टिक की बात कर रहे होते हैं तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो है, लेकिन ये कौन सा पर्णपाती वन है? तो आर्द्र पर्णपाती वन है, याद रखें। ये आर्किड जो एक पेड़ होता है, आर्किड जो एक पेड़ होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को ही सदाबहार वन कहा जाता है। ये जो बल्ला आप देखते हैं ना, वो विलो वृक्ष से बनाया जाता है। ये गेंद खेलने के लिए बल्ला जो होता है वो विलो वृक्ष से बनाया जाता है। और ये विलो जो है शंकु वृक्षी वन से मिलता है। ये जो विलो है वो शंकु वृक्षी वन में मिलता है। कुगटी विहार जो है वो कहाँ है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कुगटी विहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। राल या घुना, राल या घुना जो है वो शंकुधारी पेड़ में पाया जाता है। राल या घुना ये जो है शंकुधारी वृक्ष में पाया जाता है। और शंकुधारी वृक्ष का ही दूसरा नाम क्या है? कोनीफेरस। क्या नाम है? कोनीफेरस। भारत में आपको जंगली गधा कहाँ पर मिलता है? तो कच्छ में मिलता है। भारत में जंगली गधा कहाँ पर मिलता है? तो कच्छ में मिलता है। आगे अगर हम बात करें चीर वन, तो चीर वन से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। चीर वन से ही तारपीन तेल निकाला जाता है। और ये चीर वन जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो चीर वन से क्या निकाला जाता है? तारपीन का तेल। और ये चीर वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है भारत में? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर फिर से वही सवाल है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो शिवपुर कोलकाता में है। मालघाट अभयारण्य कहाँ है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। मालघाट अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वहीं पर मालप्रभा नदी जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मालप्रभा नदी ये कहाँ पर है? तो
कर्नाटक में है। वहीं पर पेरियार की बात करें तो पेरियार अभयारण्य जो है वो केरल में है, जो कि बाघ और हाथी का यहाँ पर संरक्षण देखने को मिलता है। ये पेरियार जो अभयारण्य है वो इडुक्की और पथनमथिट्टा इन दोनों के सीमा पर है। इडुक्की और पथनमथिट्टा के सीमा पर है। इसके अलावे ये तो अभयारण्य आपने देख लिया। मालघाट अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावे थालघाट, कसारा घाट, भोरघाट ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। थालघाट, भोरघाट, कसारा घाट ये सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। थालघाट, भोरघाट, कसारा घाट ये सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगर भारत में शहरी लोगों की बात करें तो वो 31.2% है। 31.2% लोग शहर में रहते हैं। वहीं पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात करें तो 21.9% है। गरीबी रेखा से नीचे की बात करें तो 21.9% है। भारत में नदियों को मुख्य रूप से 12 नदियां हैं। भारत में मुख्य रूप से नदियों को 12 में बांटा गया है, मतलब कि भारत में मुख्य रूप से 12 नदियां ही हैं और भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि हम भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वो 10 है। भौगोलिक क्षेत्र मात्र 6, वहीं पर जैव भौगोलिक क्षेत्र इसका माने 10 हो जाता है। आगे है आपका मनिटोलिन द्वीप। मनिटोलिन द्वीप जो है वो कनाडा में है। मनिटोलिन द्वीप कहाँ पर है? तो कनाडा में है। इसके अलावे मैनीटो, कागावांग और मिंडमोया ये सब झील हैं। मैनीटो, कागावांग और मिंडमोया ये सब झील हैं और ये सब झील कहाँ हैं? तो याद रखिएगा कनाडा में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का आपने नाम सुना होगा। ट्रांस साइबेरियन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक है। कौन सा मार्ग? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? तो हेडलैंड पत्तन है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन जो है वो हेडलैंड पत्तन है और ये जो हेडलैंड पत्तन है यहाँ से लोहा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। लेकिन ये है कहाँ? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। सुएज नहर की जो शुरुआत करी गई थी, सुएज नहर का जो इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया गया था वो 1869 में लेसेप्स ने इसका निर्माण किया था। 1859 से 1869 10 साल इसको बनने में लगा था। इस तरफ है आपका पोर्ट सईद और इधर है आपका पोर्ट सुएज। हलमोड़ा, ये जो है हलमोड़ा ये मालुकू द्वीप समूह में आता है। हल्माहेरा जो है वो मालुकू द्वीप समूह में आता है। हल्माहेरा जो है वो किस द्वीप समूह में आता है? तो मालुकू द्वीप समूह में आता है। और इस पर अधिकार किसका है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया का। हल्माहेरा किस द्वीप समूह में आता है? तो हल्माहेरा जो है वो मालुकू द्वीप समूह में आता है। बृहदीश्वर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। बृहदीश्वर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और ये बृहदीश्वर जो है वो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। बृहदीश्वर मंदिर जो है वो किस पत्थर से बना है? तो ग्रेनाइट से बना है। त्वांग जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? त्वांग जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह का फसल
उपजाया जाता है तो याद रखिएगा बागानी फसल। पहाड़ी क्षेत्र पर बागानी फसल उपजाया जाता है। ये जो आप भूकंप का केंद्र देखते हैं, भूकंप का जो केंद्र देखते हैं उससे ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। आपको पता होना चाहिए असम में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 5। कौन कौन से? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और फिर मानस नेशनल पार्क। ये सभी टोटल असम में 5 नेशनल पार्क स्थित हैं। और रेड डाटा बुक की बात करें तो रेड डाटा बुक जो है 1964 में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर वे सभी जीव जो लुप्त प्राय हो रहे हैं तो उन सभी जीवों को इसमें रखा जाता है। और इसका पहला जो पब्लिश है वो 1964 में हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार के फसल उपजाया जाता है? तो याद रखिएगा बागानी फसल। पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से बागानी फसल ही उपजाया जाता है। चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2004 में। कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2004 में। किसको? चंपानेर पावागढ़ को। वहीं पर बात करें रानी की वाव, इसको कब शामिल किया गया था? तो 2014 में। अगर हम लोग बात करें वन्य जीव संस्थान ये कहाँ है? तो भारत में देहरादून में है। वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा ये देहरादून में है। वहीं पर यदि हम लोग अभ्रक के सबसे ज़्यादा अगर बात करें उत्पादन की तो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो अभ्रक आंध्र प्रदेश करता है। दूसरे नंबर पर है राजस्थान। अभ्रक के मामले में एक नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर है आपका राजस्थान। कंचनजंगा इसको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, लेकिन यह मिश्रित रूप से भी यूनेस्को में शामिल है। कौन कौन सा मिश्रित? सांस्कृतिक और प्राकृतिक। सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कंचनजंगा जो है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों आधार यानी कि मिश्रित आधार पर इसको शामिल किया गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। अगस्त्यमाला जैवमंडल जो है ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो वो है अगस्त्यमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको जैवमंडल के रूप में घोषित किया गया था 2016 में। शिवाजी सागर झील जो है वो महाराष्ट्र में है। शिवाजी सागर झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। और यह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कोयना नदी पर है। किस नदी पर? कोयना नदी पर है। तो साथियों ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, दोबारा पूछे जाने का पूरा चांस बनता है। तो साथियों इन सभी सवालों को बढ़िया से याद कर लें। और इसमें हमने सीधा सीधा आपको किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बल्कि उसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी भी आपको बताया, उससे कनेक्ट करके कोई चीज़ बताया ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।